नमस्कार, चैनल वन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि और प्रोग्राम चल रहा है न्यूज लाइन। न्यूज लाइन में आज बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे पास वही मुद्दा है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार की आखिर क्या वजह रही, यही टटोलेंगे हम हमारे प्रोग्राम न्यूज लाइन में। जी हां, एनडीए की करारी हार हुई है बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके बाद समीक्षा भी हुई कि आखिर हार की वजह क्या थी। समीक्षा के बाद भी इस तरह की बयानबाजियां जो पार्टी की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। आखिर क्यों इस हार को पचा नहीं पा रही है बीजेपी? आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी ये चुनाव हार गई? आखिर क्या वजह रही कि बिहार की जनता ने नीतीश और लालू और इसके साथ साथ कांग्रेस की जो तिकड़ी है इसको चुना? क्या वजह रही? इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। बिहार में मिली करारी शिकस्त ने बीजेपी को फ्रंट से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। सबके चेहरे मुरझा गए हैं। नेताओं की हालत इतनी पस्त हो गई है कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर सबसे बड़ी गलती कहां हुई। किस एक बयान की तलवार से एनडीए की गर्दन भेंट चढ़ गई। नतीजा ये रहा कि मोदी और अमित शाह को बम्पर हार का सामना संघ के साथ करना पड़ रहा है और शायद यही वजह है कि हार से बौखलाई बीजेपी की समीक्षा बैठक भी बेनतीजा ही रही। जो मूल कारण हम लोगों को लगा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के तीनों घटक आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पार्टी अलग अलग से चुनाव लड़े थे। अरुण जेटली के इस मतलब का क्या मतलब निकाला जाए? अगर महागठबंधन की एकजुटता बीजेपी की हार की वजह है, तो क्या बीजेपी में एकजुटता नहीं थी? अरुण जेटली ये बात तब कह रहे हैं जब पीएम मोदी ने ही चुनाव प्रचार की बागडोर अपने हाथ में रखी थी। हार के बाद जेटली का ये भी कहना है कि वो महागठबंधन के चुनावी गणित को समझ नहीं पाए। हमें लगता था कि शायद जब गठबंधन होता है तो हर एक घटक अपना पूरा वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करवा पाता, और इसलिए जो केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने देश में तीव्र गति पे विकास हो, इसका एक नारा दिया है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, तो लगता था कि ये गणित इतना सरल नहीं होगा और इसलिए चुनाव में ये तीनों एक दूसरे का अपना टोटल वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। वो अनुमान और आकलन हमारा गलत था। बयानों पर बदनाम हुई बीजेपी को वित्त मंत्री राहत देते हुए नजर आए। अरुण जेटली ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि बेतुकी बयानबाजी बीजेपी की हार की वजह नहीं है। लेकिन जेटली के इस बयान को कितना सही माना जाए, वो भी तब जब उनके अपनों ने ही बदजुबानी को हार का सबसे बड़ा कारण बताया है। हार की समीक्षा बैठक में जेटली ने भले ही उन कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश की हो जिसकी वजह से एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन कहीं न कहीं वो खुद भी जानते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से ऐसी कई बेतुकी बयानबाजियां हुई हैं जो बीजेपी ही नहीं उनके सहयोगियों को भी ले डूबी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। जी हाँ, बेजुबान हो
तमाम तरह की बातें जो हैं वो अगर बीजेपी की कही जाए यहां पर, तो उसमें एक बात साफ हो जाती है कि बीजेपी अपनी जबान पर काबू नहीं रख पाए। बीजेपी के जो तमाम नेता थे वो अपनी जबान पर काबू नहीं रख पाए। कई अन्य वजह भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है। हालांकि इस बात को सिरे से नकार रही है बीजेपी, समीक्षा बैठक हुई है बाकायदा, लेकिन इस पर अभी भी बीजेपी की कई बातें हैं जो ये बता रही हैं कि शायद उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि जिस हार को उन्होंने देखा है उसकी वजह वो खुद है, उनकी ये बदजुबानी है। लेकिन क्या ये बदजुबानी ही अहम वजह रही? ये सवाल एक बड़ा बना हुआ है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ में मौजूद हैं लतीफ किरमानी, संपादक राष्ट्रीय विकास, और इसी के अलावा हमारे साथ में मौजूद हैं AR आजाद साहब, राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, और SP त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आजाद साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। लगातार ये कहा जा रहा है कि बदजुबानी, बेतुकी बयानबाजी जो है वो बीजेपी के लिए हार की एक अहम वजह बनी, लेकिन इस बात को सिरे से नकारती नजर आ रही है बीजेपी, और लगातार अभी भी इस तरह की जो बयानबाजियां हैं वो चल रही हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये सही है कि ये नकारा जो भी जा रहा है, या अरुण जेटली इस बात को कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश है। इसलिए कि एक धरा चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उन पर गाज गिरे, और उस धरे को संघ का भी सपोर्ट है। इसलिए कि संघ के रिमोट कंट्रोल जो है वो नरेंद्र मोदी नहीं बन सके, इस तरह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल थे। अब ये संघ को लग रहा है कि मोदी जो है हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ये आपको याद होगा कि मोहन भागवत तभी इस तरह के जलूल बयान देते हैं जब उनको अपना कोई बात मनमानी होती है या फिर अपना पैगाम देना होता है, पैगाम किसी को देना होता है, और पैगाम को कुछ और संदेश पहुंचाने की कोशिश और जरिया जो है वो ये होता है। तो वो जानते थे कि बिहार में 22% से ज्यादा OBC है, और बिहार में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, उसी आरक्षण की देन जो है लालू प्रसाद यादव है या उन जैसे जो भी नेता है, और उस आरक्षण को उन्होंने छेड़ के ये कर दिया कि दिल्ली वाली स्थिति जो है बिहार में पैदा कर दी। अनुमान ये था कि 2005 वाली स्थिति बिहार में पैदा हो सकती है अगर मोदी को यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो फिर से जो है वो चुनाव होंगे, इसलिए कि हंग असेंबली होने का खतरा। सेकेंड दूसरा जो था वो हंग असेंबली होने का खतरा था, लेकिन 2005 का बिहार विधानसभा नहीं दोहरा के ये दिल्ली का 2014 में जो दिल्ली का विधानसभा हुआ था वो दोहरा गया, और ठीक केजरीवाल की तरह वहां लालू प्रसाद यादव यानी नीतीश जी को रिजल्ट मिला और नतीजा उनके साथ हुआ। जाहिर तौर पर ये भी एक अहम फैक्टर रहा। बहरहाल SP त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ में मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, कैसे देख रहे हैं इस हार को? देखिए, ये हार तो मैं मानता हूं कि उसी समय सुनिश्चित हो गई थी जब ये तीनों लोग मिल गए, नीतीश जी मिल गए, लालू मिल गए और कांग्रेस एक साथ हो गई। अभी तक अनुमान ये लगाया जा रहा था कि हमेशा से हुआ, 1977 के बाद से, चाहे वो विपक्ष जब एक एका हुआ, लेकिन इन तीनों दलों का एकजुट होना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि एनडीए एक बड़ी चुनौती है, ये भी दर्शा रहा बिल्कुल था, और शायद यही वजह है कि इन तीनों दलों को एकजुट होना पड़ा, जिससे शायद जीत की संभावना बन जाए। लेकिन इतनी भारी जीत मिलेगी ये आइडिया इन तीनों को तो ये आशंका थी नहीं कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमारी स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी, और आगे चल करके भी स्थिति हमारी खराब हो जाएगी। तो ये तो जीवन मरण का सवाल था, राजनीतिक अस्तित्व का सवाल था, इसलिए तीनों सब इकट्ठे हो गए, और जरूरी भी था इन लोगों के अपने अस्तित्व के लिए। मेरा ये मानना है कि ये जो है बीजेपी को पहले से लग रहा, ये बीजेपी का अंदर का आकलन ये भी था कि जब आप याद नीतीश के साथ जब थे, उसके बाद नीतीश जब अलग हो गए तो सब टोटल तो 90 सीट ही थी उनके पास, और उसके बाद क्या मोदी को घुमा करके पूरे बिहार में ऐसे कोशिश कर रहे थे कि हम हथिया लेंगे बिहार को, क्या बिहार की जनता को क्या समझ रहे थे? आकलन इन लोगों का था। बाद में जो चुनाव के बाद जो स्थितियां बदली, बयानबाजी हुई, और प्रधानमंत्री को जो इस तरह का जो बयानबाजी की, और लालू के बेटी के साथ जो इस तरह का बयान दिया, वो सारे क्रम बनते गए हारने के लिए। लेकिन हार तो पहले से सुनिश्चित थी, एक तरह से आकलन पहले से लगाए जा रहे थे कि ये लोग हार जाएंगे जब कांग्रेस और नीतीश कुमार और लालू इकट्ठे हो गए। जाहिर तौर पर चलिए, ये आकलन कुछ वरिष्ठ लोगों का रहा। बहरहाल लतीफ जी, कैसे देख रहे हैं इस हार को आप? देखिए, इसमें एक हर चुनाव में एक शब्द आता है, एंटी इनकम्पेंसी। तो इसमें एंटी इनकम्पेंसी जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ रही, नीतीश के खिलाफ ये इस तरह की माहौल नहीं बना। एक बात तो ये सबसे बड़ी बात ये रही, क्योंकि इन्होंने जो 15 साल या 14 महीने की जो सरकार रही, केंद्र सरकार, उसका इतना खराब असर हुआ। ये बिहार में नहीं, सारे हिंदुस्तान में असर हो रहा था इसका, तो बिहार में भी इसका असर हुआ। और सबसे बड़ी बात ये रही कि ये इनकी एकजुटता, जो अभी आप बात कर रही थी ना,
महागठबंधन की एकजुटता को ये लोग तोड़ नहीं पाए, किसी भी तरीके से नहीं तोड़ पाए। इन्होंने हालांकि बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपने कहा कि बदजुबानी हो रही है, तो उस बदजुबानी के बावजूद इनकी जो एकजुटता थी वो टूट नहीं पाई, और यही सबसे बड़ा कारण इनकी जीत का बना और यही इनकी हार का कारण बना। चलिए, बिल्कुल इनकी जीत का कारण महागठबंधन की ये बना और हार का कारण ये बना, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको सोचकर बिल्कुल वाकई बड़ी हैरानी सी होती है। दरअसल बीजेपी अब इस पर समीक्षा बैठक भी कर रही है और लगातार बैठकें हो रही हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं। अब ऐसे में जाहिर तौर पर जो अपनी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है लतीफ जी आपको कि बीजेपी की जो आंतरिक कलह है वो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को धूमिल कर रही है, पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रही है? कैसे देख रहे हैं आप? ये तो क्योंकि लगातार इस चुनाव से पहले बयानबाजियां पार्टी के भीतर की ही लोगों की, और अब चुनाव हारने के बाद भी वो बयानबाजियां नहीं रुक रही जी। दरअसल क्या था कि ये कमान जो है ना वो 3 आदमियों ने ली हुई थी। अरुण जेटली साहब थे, अमित शाह जी थे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे। तो इन 3 आदमियों ने जो कमांड दी ना, तो उसके बाद ये हुआ कि जो सेकंड ग्रेड की लीडरशिप थी बिहार में वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गई। सब लोग इस सारे नेता तो सोचने लगे कि हमारे जो बड़े नेता हैं यही जितवा देंगे। तो एक तो ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी। इसको आप वो नहीं कह सकते कि बीजेपी के अंदर एकजुटता खत्म हो गई थी, ये नहीं कह सकते, बल्कि इन बड़े नेताओं ने उनको काम ही नहीं करने दिया। मेरा ख्याल से कि अगर ये लोग बड़े नेता ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते तो ये छोटे नेता जो हैं कुछ हद तक अपनी इज्जत बचा लेते। जाहिर तौर पर जी, मेरा मतलब कहना है। स्थानीय नेताओं की उपेक्षा हुई, दिल्ली में भी हुई और उसकी सबक बीजेपी ने वहाँ बिहार में नहीं, दिल्ली में भी यही किया था। और बीजेपी के स्थानीय नेता जो इग्नोर हुए, और जो बिल्कुल इग्नोर किया गया, और जो जमीन से जुड़े लोग थे उनको मौका नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में उन्होंने बाद में जैसे शत्रुघ्न सिन्हा को लीजिए, जी जी, शत्रुघ्न सिन्हा को लीजिए, सांसद आर.के. सिंह, आधा इलेक्शन के बाद उन्होंने वो सुशील मोदी को जो प्रोजेक्ट किया, जिस पर विश्वास जताया, उसके खिलाफ ही बोलने लगे। शत्रुघ्न सिन्हा, सुशील मोदी जाहिर तौर पर एक बड़ा नाम थे, सारे लोगों को इग्नोर किया गया जाहिर तौर पर। और कहीं ना कहीं इस बात ने आजाद साहब बिल्कुल असर डाला कि एक सीएम पद का कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिस पर बिहार की जनता भरोसा करती। केंद्र से, जैसे अगर हम बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ताबड़तोड़ उन्होंने रैलियां की, लोगों को लुभाने के तमाम वादे किए, पैकेज की घोषणा तक कर दी, लेकिन बिहार की जनता ने भरोसा नहीं किया। उसके बाद अमित शाह, जो कि बहुत ही अच्छे नेतृत्व वाले कहे जाते हैं, ये कहा जा रहा था कि उनके नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो फिर जाहिर तौर पर जीत की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उनका नेतृत्व भी काम नहीं कर पाया। अब ऐसे में क्या एक अहम वजह यह भी मानी जाए कि एक बड़ा चेहरा, कोई स्थानीय चेहरा वहां पर मौजूद नहीं था, शायद इसीलिए बिहार की जनता भरोसा नहीं कर पाई? ये तो एक फैक्टर था कि चेहरे पर मोहरा, यानी इनके पास चेहरा था, उनके पास मोहरा था। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो उनको सुशील मोदी को करना था, एक चेहरा पेश कर देते, उनको अगर था रविशंकर प्रसाद को था तो उनको पेश कर देते। उनके पास बिहार में कई ऐसे चेहरे थे जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाता तो बिहार की जनता उनको एक्सेप्ट करती। फिर बिहारी और गैर बिहारी की बात नहीं आती, गुजरात की बात नहीं आती। दूसरी चीज, आप बिहार और बाहरी की बात नहीं, आप याद कीजिए कि जेडीयू शरद यादव जो है, कहाँ वो इस तरह इतने भाषण दिए, कहाँ उनका वर्चस्व रहा, वो भी पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय लीडर है। ये शाह जी कहा जाता कि ऐसी राजनीति के माहिर हैं, वो पीछे से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो मंच पे जो है वो उनकी मंच की भूमिका बहुत खराब। लेकिन आजाद साहब, मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि मंच पर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका जिक्र अभी हम कर रहे हैं, अमित शाह, उन्होंने काफी मतलब रैलियां भी की हैं, बाकायदा वहां बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश भी की। उन्होंने फिर उस बात पर आ गए कि वो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े, तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। हाँ, ये एक फैक्टर मान सकते हैं, लेकिन कोशिश भरपूर की गई है बिहार की जनता को लुभाने की जी। ये कोशिश जो था, और इस तरह की कोशिशें जो है वो बांटने की कोशिश को कोई पसंद नहीं कर रहा है। हाँ, जाहिर तौर पर। कैसे देख रहे हैं त्रिपाठी जी? नहीं, मेरा मानना यह है कि आजाद जी ने बहुत सही कहा कि उसके आगे भी मेरा विचार यह है कि जो नीतीश का चेहरा था उसके आगे और चेहरा जो बीजेपी के थे वो बिल्कुल ही उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। जो सर्वे आ रहे थे और भी वहां की जनता की जो स्वीकार्यता है उसमें किसी की नहीं थी, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, किसी भी। इसलिए पार्टी ने शायद, मेरे मानना है, बीजेपी ने ये सोचा होगा। अच्छा, बीजेपी की कौन सी रणनीति ऐसी मानते हैं कि वो एक बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर पाई सीएम कैंडिडेट के लिए? क्या वजह आप मानते हैं? उसकी वजह मेरे ख्याल से कि वहाँ जो एक जाति का जो स्ट्रक्चर है तो वो बीजेपी ये नहीं समझ पाए कि मुझे किस जाति के लीडर को प्रोजेक्ट करना है।
पिछड़ी जाति के लीडर को प्रोजेक्ट करना यानी कि वो बीजेपी जो विकास के मुद्दे को लोगों को दिखा रही थी, असल में वो यहाँ जाति के आधार पर इस चुनाव को जो पिछड़ी जाति का जो नेता था वो मोदी के अलावा उनके पास कोई दिखाई नहीं दे रहा था जातिवाद स्वीकारता हो वहाँ की बिहार की जनता में। जी असल हरियाणा और झारखंड में जो इनको 2 सफलता मिली बिना चेहरा के मोदी के नाम पर, वो प्रयोग कर रहे थे। वो प्रयोग जो है वो बिहार में भी फेल हो गया और किसी मायने में दिल्ली में भी फेल हो चुका था। लेकिन इस बार ये प्रयोग इनको नहीं करना चाहिए था दिल्ली, लेकिन इनको लगा कि दिल्ली तो बिहार से दूर है, लेकिन वो दिल्ली जो है बिहार के बहुत करीब आ गई। आप देखिए सारे परिणाम उसी तरह, तो ये अदूरदृष्टा भी कर सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री की वो सोच वहां तक नहीं जा पहुंची जहां सोच लालू यादव की पहुंची हुई थी जाहिर तौर पर। और कहीं ना कहीं बीजेपी, आजाद साहब, ऐसा भी नहीं हुआ है कि बीजेपी जो अपने जो बड़े वरिष्ठ नेता थे उनसे कहीं तालमेल भी नहीं था, कहीं वो एकजुटता उनके साथ में नजर नहीं आए, क्योंकि काफी वक्त से वो राजनीति में सक्रिय हैं। जाहिर तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी 2 ऐसे चेहरे हैं जो बहुत बड़े माने जाते हैं, जो वरिष्ठ माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नेतृत्व भी जो है वो पूरी तरह से नदारद दिखा। तो जाहिर तौर पर ये जो परामर्श उन्हें बेहतरी के लिए देते वही लोग जो हैं वो दरकिनार कर दिए गए, शायद एक वजह ये भी मानी। हाँ, वो था कि असल है कि मोदी जी ने एक टीम बना ली थी, अमित शाह और ये टीम के अलावा भी जो 4-5 लोग थे, वो वही टीम थी, एक कोर टीम जिसको कह सकते हैं। जिस तरह से कैबिनेट होती है किसी सरकार में, उसी तरह सरकार के अलावा भी इनकी एक कोर किचन कैबिनेट थी। बस सिर्फ उन्हीं के इरादों पे, उन्हीं की मंशा पे, उन्हीं के डायरेक्शन पे ये काम होता रहा। बाकी लोगों को सिर्फ आडवाणी जी को नहीं, आप देखिए गडकरी जी बहुत सुलझे हुए आदमी है, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन गडकरी जी को जो है सिर्फ नहीं ले जाया गया। उनको वो पार्टी थे महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने और लड़ाने, नागपुर में लड़ाने का उनका लंबा बढ़ा, वो बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और अच्छे अध्यक्ष भी साबित हुए, लेकिन उनको नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है कि इसका तो असर होना था। और सबसे एक फैक्टर क्या कि शत्रुघ्न सिन्हा की अपनी इमेज है, उनके अपने फिल्मी प्रशंसक भी है, सिर्फ एक राजनीति में नहीं बल्कि राजनीति के अलावा भी उनका फैन फॉलोइंग है। और ये उनको बहुत बुरा लगा कि शत्रुघ्न सिन्हा बिहार में पटना में रहते हुए, पटना में रैली हो रही है, उनको दोनों को इंफॉर्मेशन है कि शत्रुघ्न सिन्हा भी वहां है और शत्रुघ्न सिन्हा को भी इंफॉर्मेशन है कि रैली हो रही है, लेकिन इनको बुलाया नहीं जा रहा। तो जाहिर सी बात है कि मैसेज जो है वो गलत जा रहा। शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत हद तक बीजेपी को अलर्ट भी करने की कोशिश की, कुछ ऐसे बयानों को देकर मीडिया में आके, लेकिन बीजेपी को एक धैर्य ने, चाहे वो बिहार की जो ओछी और छोटी राजनीति करना चाह रहे थे, उन्होंने मोदी और अमित शाह के ऐसे कान भरे कि शायद उनको लगा कि बिना शत्रुघ्न सिन्हा के भी ये पार्टी के कुछ ऐसे नेताओं की उपेक्षा करके भी हम जीत जाएंगे। और सबको ये विश्वास था कि मोदी जी एक ऐसा चेहरा जो 2014 में वही काम आएगा। लेकिन आजाद साहब, शत्रुघ्न सिन्हा की अगर बात करें, आपको नहीं लगता है कि काफी हद तक वो मोदी की जो नीतियां हैं उनसे कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखते थे, इसी वजह से वो गाहे बगाहे इससे पहले भी बयान देते थे? और बहुत अच्छे से अगर आपको याद हो तो जिस वक्त पीएम के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा था नरेंद्र मोदी को, उस वक्त भी एक जो गुस्सा था, जो झुंझलाहट थी, शत्रुघ्न सिन्हा की कई बार नजर आई। तो शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पार्टी के साथ ही एकजुट होकर क्यों नहीं नजर आया? उसकी वजह यह थी कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो अपना गुरु आडवाणी जी को मानते हैं और आडवाणी जी ने बीजेपी की, लेकिन ये भी तो पार्टी से बगावत हुई ना कि पार्टी अगर आप भले ही पार्टी आपकी कुछ बातों को नहीं समझ रही है, नजरअंदाज कर रही है, लेकिन आपको अगर पार्टी की भलाई चाहिए, पार्टी की भलाई के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, तो पार्टी के साथ आपको कम से कम लोगों के भीतर तो ये मैसेज नहीं जाना चाहिए था कि पार्टी के भीतर ही आंतरिक कलह है। आपको याद होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी में भी नरेंद्र मोदी से वरिष्ठ है। शत्रुघ्न सिन्हा जो है बीजेपी को 2 से यहाँ तक पहुंचाने में, 385 तक, 380 तक पहुंचाने में भी शत्रुघ्न सिन्हा की भूमिका है और वो भूमिका जड़ से भूमिका है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के लिए, अगर जिस वक्त पब्लिक बीजेपी के साथ नहीं होती थी तो शत्रुघ्न सिन्हा आके उनके नाम पर पब्लिक जुटती थी, जितना आडवाणी जी के नाम पर नहीं होती थी, जितना अटल जी के नाम पर नहीं होती थी। और इसका एक वाक्य हम आपको बता दें कि एक बार बिहार में अटल जी की रैली थी, शत्रुघ्न सिन्हा से ये कहा गया कि देखिए आप इनके भाषण के बाद आप आए, क्यों? इसलिए मजाक में अटल जी ने कहा बतौर प्रधानमंत्री कि अगर आप पहले भाषण दे देंगे तो सारी भीड़ उठ के चली जाएगी और मेरी बात कोई नहीं सुनेंगे। और किया भी ऐसा गया कि शत्रुघ्न सिन्हा को कहा गया कि अब आप घर से चलिए। और थोड़ा सा मैनेजमेंट ये हो गया कि उनको किसी ने पहले ही कर दिया, वो ट्रैफिक नहीं मिली और जल्दी पहुंच गए। अटल जी भाषण देने के लिए उठ ही रहे थे कि लोगों ने शत्रुघ्न सिन्हा जिंदाबाद और
करके शत्रु का इतना ही करने लगा। और एक बार खामोश का जो उनका डायलॉग बहुत प्रचलित है, लोग उन्हीं पर केंद्रित हो गए और अटल जी जो है वो ठीक से भाषण भी नहीं दे पाए। तो ये इमेज बिहार में और ये उनकी छवि है, और वो छवि अभी भी बनी हुई है। लेकिन उनको इस तरह से नजरअंदाज करना, असल पार्टी को ये अंदाज नहीं था। उनको था कि मोदी जी है, बस हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो वो 2014 में चल गया था। उनकी पुनरावृत्ति ये चाह रहे थे, जो नहीं हुआ। और ये सबसे बड़ी चीज थी कि कुछ चीजों पे इनको लगाम लगाना था, जैसे दाल पे, ठीक एंड वक्त पे अरहर की दाल जो है, जिसको बिहार में कोई नहीं पूछता, बिहार के लिए जो है वो सबसे महंगी दाल नहीं, वो सबसे सस्ती दाल है। बिहार में काफी उपज होती है उसकी, वो दाल जो है 200 रुपए केजी हो गए। क्या केंद्र सरकार को ये समझ में नहीं था कि बिहार की जनता जो दाल जो, तो महंगाई जो महंगाई तो ऐसे ही थी, सब्जी प्याज और सब चीज पे थी, और ये दाल पे जब हो गई तो उस दाल को उन्होंने भजा लिया, और ये दाल उनके महागठबंधन ने गला ली उस दाल। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर। बहरहाल जो चर्चा है हमारी वो लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लगातार यहाँ पर चर्चा हो रही है उस हार की जिसका मुंह जो है बीजेपी देख चुकी है, और बीजेपी इसके बाद समीक्षा भी कर चुकी है हार की आखिर क्या वजह रही। लेकिन क्या समीक्षा में वाकई जो तथ्य अहम थे, इस हार की वजह थे, उन्हें खंगाल पाई है बीजेपी? ये प्रश्न चिन्ह भी लग रहा है। इसी पर हम चर्चा करें। जो मेहमान मौजूद हैं चर्चा के लिए, मैं एक बार फिर से परिचय करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ किरमानी, संपादक राष्ट्रीय विकास। हमारे साथ में मौजूद हैं AR आजाद साहब, राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, और SP त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद है। तीनों मेहमान जो है ब्रेक से पहले भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। AR आजाद साहब, जैसे ही हमने देखा है, हम तमाम बातों को यहाँ पर कर रहे हैं कि बीजेपी की कौन कौन सी कमियां रही, महंगाई एक अहम मुद्दा रहा, लेकिन हिंदुत्ववादी जो छवि है
वो कहीं ना कहीं ये भी एक अहम मुद्दा जो है वो बिहार में नजर आया। वो छवि जो है वो बरकरार है, इसलिए शायद जनता ने नकार दिया, क्योंकि इस तरह की छवि जो है वो बीजेपी की खुद ब खुद बनती जा रही है। अगर हम अभी जो मैसूर में टीपू सुल्तान की जयंती की बात करें, वहां पे भी हिंसक झड़प हुई है। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि वो धर्म परिवर्तन कराते थे जबरन, इसलिए उनकी जयंती नहीं मनाई जानी चाहिए। उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। तो कुल मिलाकर ये हिंदुत्ववादी जो छवि है वो भी एक अहम कारण जो है, एक अहम वजह मानी जाए। जी, ये देश जो है, देश में आप देखते होंगे कि बार बार कहा जा रहा है कि ये भारत ही एक ऐसा देश है जो अभी सबसे ज्यादा नौजवान है। और नौजवान पीढ़ी जो है वो शांति चाहती है, अमन चाहती है, भाईचारा चाहती है, स्वार्थ चाहती है। वो उसको सारे जितने भी धर्म के खून है वो एक लगते हैं, अपने लगते हैं, चाहे वो खून किसी का बहे। वो एक साथ बैठ के खाना, एक प्लेट में खाना, एक गिलास में पानी पीना, अब उनको कहीं से छूत अछूत ये कहीं बुरा नहीं लगता। वो गंगा जमनी जो तहजीब है, जिस हम तहजीब की बात करते हैं, जो इतिहास हो चुके, उस तहजीब को फिर से दोबारा लाना चाहते हैं कि हमारा देश इसी से जो है फलेगा फूलेगा। लेकिन अगर हम इसको इस्लामिक स्टेट या हिंदूवादी स्टेट बनाना चाहें तो वो नहीं बन सकता, इसलिए कि ये इसकी जो संस्कृति है, इसका जो इतिहास है, वो आप उठा के देख लीजिए। अंग्रेज 200 साल में नहीं कर सके, मुगल नहीं कर सके, वो बना सके, तो कोई भी हिंदू संगठन है वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ खून बेकसूरों का खून बहा सकते हैं। उस खून में जिस तरह से अभी जो हुआ, आपने टीपू सुल्तान की बात की, टीपू सुल्तान को आज तक इतिहास में अच्छे शासक के रूप में देखा जाता है। कई उनके नाम पे सीरियल भी बने, उन सीरियलों में भी उनकी महानता को दिखाया गया, उनकी क्रूरता को नहीं दिखाया गया। आप जब तक औरंगजेब को ले रहे थे तो औरंगजेब को में था बता हुआ कि एक जो है वो मुस्लिम वर्ग जो है, उलमाओं का जो है, उनको आलिम मानता था, वो थे मतलब धार्मिक में बड़े आलिम थे। लेकिन क्रूरता की बात है तो प्रशासन में कभी कभी जो कुछ लोग ठोस डिसीजन लेते हैं तो लोग उनको क्रूर मान लेते हैं। तो दोनों पक्ष उनका हो सकता है। लेकिन टीपू सुल्तान के संदर्भ में कुछ नहीं था, ये नया शिगुफा उठाया गया, और वो तब उठाया गया जब उन्होंने बिहार चुनाव में हार गए, और इसी मुद्दे पर हारे कि वो हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की, और वही कोशिश जो है इन्होंने यहाँ शुरू कर दी, जो कि एक गलत पूरे देश में मैसेज जा रहा। और ये इनका नुकसान अभी जो इलेक्शन होने वाला है असम में, पश्चिम बंगाल में होने वाला है, तमिलनाडु में होने वाला है, और उसके बाद यूपी आने वाला है, तो ये इनको फायदा नहीं पहुंचाएगा। अब इनको समझना होगा, एक ही एजेंडा जो इनका विकास का था, मोदी जी 14 महीने के बाद अब विकास करना शुरू कर दे। जो उन्होंने काले धन की बात की थी उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दे। 15 लाख सबके अकाउंट में आए नहीं रहे, सरकार के अकाउंट में कुछ पैसा जरूर आता है। चलिए त्रिपाठी जी, कैसे देख रहे हैं इस बात को? क्या ये छवि लेकर चल रही है बीजेपी, और कितनी दिक्कत हो सकती है आने वाले वक्त? देखिए, अगर ये अपने को सुधारे नहीं, बीजेपी पहले तो समीक्षा करनी चाहिए। जैसे मेरा मानना है कि अभी आप जो कर रही हैं तो समीक्षा बैठक शुरू हुई है, अभी हार के बाद जो है वो और ज्यादा बीजेपी के अंदर विरोध शुरू होगा। और अभी आपने देखा भोला सिंह ने आज बयान दिया, सीनियर सांसद हैं, और उसके बाद आर.के. सिंह का पहले तो था ही, उसके बाद कल हुकुमदेव नारायण यादव ने बोला। तो ये क्रम अभी चलता रहेगा, क्योंकि जो लोग अभी हार पचा नहीं पा रहे हैं, पार्टी के अंदर हार पचा नहीं पा रही है। और रही बात ये कि जो विश्व हिंदू परिषद की बात हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बात हो, उनका एक अपना अलग एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पर कायम रहेंगे, ये चलता रहेगा, उनका ध्रुवीकरण की कोशिश होती रहेगी। लेकिन अब बीजेपी को खुद अपना काम करना होगा, हार से सबक लेना होगा, और आगे जो चुनाव होने हैं, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे असम में हो, चाहे केरल में हो, चाहे तमिलनाडु में भी चुनाव होने जा रहे हैं अगले साल, तो उनको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, अपने कार्यकर्ताओं को साधना पड़ेगा। अभी तक तो ये स्थिति थी, हरियाणा वो दिल्ली के चुनाव हारने के बाद कोशिश हुई थी कि जो है कार्यकर्ताओं को लिया जाए, कॉन्फिडेंस में लिया जाए, लेकिन उसमें मुझे लगता है बिहार के चुनाव में ये देखा गया कि उससे भी दिल्ली के गलती से कोई सबक नहीं लिया। स्थानीय नेताओं की उपेक्षा हुई, कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कुछ दिल्ली के राष्ट्रीय नेता गए और उन्हीं के इर्द गिर्द उन्हीं से स्ट्रेटजी बनाई गई, उन्हीं से बात की गई, और उसके बाद जो लोग नाराज थे उनको मनाने की कोशिश नहीं हुई। जिस तरह से होता है, बहुत सारी पार्टियां करती हैं कि चुनाव के बाद, टिकट बंटवारे के बाद लोग जो है अपने लोगों को, नाराज लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश नहीं हुई। ये सब कई कारण है हारने के। और मेरा मानना है कि अभी चुनाव, ये 26 नवंबर में पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, इसमें भी बगावत शुरू हो सकती है, और अब लोग मोदी के खिलाफ मुखर हो सकते हैं।
नेता लोग जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको लगने लगेगा इस बिहार चुनाव के बाद। चलिए, सत्र पर अगर आपने जिक्र छेड़ा है यहाँ सत्र का, तो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी आपसे, पिछला सत्र सभी ने देखा कि किस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा, कोई भी काम नहीं हो पाया है, बिल्कुल सदन की कार्यवाही जो है वो कई बार बाधित करनी पड़ी। अब क्या उम्मीद जताई जाए सत्र से? क्या बिहार चुनाव का मुद्दा और ये जो बदजुबानी है, ये जो बयानबाजियां हैं, इसका मुद्दा भी संसद में उछलेगा? क्यों नहीं उछलेगा? संसद इसलिए है कि जो चीजें हुई हैं, अब हार हुई है, तो जो जीते हैं उनका मनोबल तो बढ़ा ही है, और मनोबल बढ़ा है तो उसको कहा जाएगा कि हार के लिए जो कारण है, चाहे वो महंगाई एक कारण हो, चाहे एक 16 महीने का एंटी इनकम्बेंसी हुआ हो, ये सब चीजें उस पर चर्चा होगी। और अब आप देखिए कि बिहार के मुद्दे पर विकास का जो इनका मुद्दा था उसको पिछाड़ दिया गया, उसको डाइवर्ट कर दिया गया, और जो एजेंडा था विकास का, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, उसको अपने पार्टी के अंदर ही नहीं इन्होंने स्वीकार किया। सबको साथ लेकर के अपने पार्टी के अंदर नहीं चले। अब अभी पहले बीजेपी ने कहा था कि हर बूथ पर हम 100 लोगों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो भी चीजें जो है अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। तो मतलब यथार्थ के धरातल पर जाएं तो सब खोखला, जी खोखला। जितने दावे, जितनी बातें कही जी। और रही बात, जैसे आपने संसद की बात कही, संसद में जिस तरह से चलने के लिए चाहिए, अब विपक्ष के लोगों से बात करनी चाहिए, वो बात अभी तक नहीं हो रही है। आप मोदी कांग्रेस में जाकर के पूरे दुनिया में कांग्रेस को अगर कोसेंगे और कहेंगे कि पार्लियामेंट में हम जो है पास करा लेंगे विधेयक, तो संभव है क्या? तो वो चीजों में परिवर्तन लाने की कोशिश होनी चाहिए, विचारों में अपने जो उनका जो विचारधारा है, जो शैली है, उसमें चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल, यहाँ बदलाव की जरूरत है। जी लतीफ जी, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ऊंचे लेवल पर, हाई लेवल पे भी इसमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। यानी अमित शाह, ये मेरा ख्याल है कि शायद ये इस साल के शुरू तक हुआ, हाँ, जरूरी तक। तो जब चुनाव होगा तो अमित शाह को मतलब उनको हटाना होगा, ये बहुत जरूरी है। अगर ऊपरी लेवल पे अगर चेंज होगा ना, तभी जाके परिवर्तन लगेगा, और तभी लगेगा कि हम आसाम में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अमित शाह की इमेज अब बहुत खराब हो गई है। उन्होंने एक बयान जो पाकिस्तान वाला दिया, वो उनकी मेंटेलिटी को, उनकी मानसिकता को दर्शा गया है। और वो ये इतना ये ऐसा नहीं है कि जो बिहार में, इसका असर सारे हिंदुस्तान में पड़ा है, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो इसीलिए बीजेपी को इनको हटाना होगा। मेरा मतलब कहने का ये जाहिर तौर लेवल पे ही परिवर्तन। चलिए, अब जैसे यहाँ पर बात हो गई है कि अब चुनाव जो है वो महागठबंधन जीत चुकी है, सत्ता पर काबिज होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन अभी कैबिनेट का गठन होना बाकी है। आपको लगता है कि ये जीत तो हो गई है महागठबंधन की, लेकिन कैबिनेट के गठन में अभी कई समस्याएं आएंगी? लतीफ जी जी, हाँ, ये कैबिनेट का गठन में जो है कि इस तरह से कुछ मैंने सुना है कि 5 एमएलए पे एक मिनिस्टर बनाने की बात चल रही है। तो कांग्रेस अगर शामिल होती है तो उसको 5 मिनिस्टर मिल जाएंगे, 5 मंत्री मिलेंगे। इसी तरह से लालू जी को 16 मंत्री मिलेंगे, और इनको 7 या 8 मंत्री मिलेंगे। मुख्यमंत्री तो खैर नीतीश ही रहेंगे। तो ये 20 तारीख को उनकी शपथ ग्रहण होगी, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। नीतीश जी बहुत समझदार नेता है और लीडर भी हैं, और सबको साथ लेके चलने वाले हैं, क्योंकि उनको गठबंधन की राजनीति और गठबंधन का शासन करने का अच्छा खासा अनुभव है। आजाद साहब, अगर लालू प्रसाद यादव की बात की जाए, क्या लगता है, क्या वो ये एक बात कर सकते हैं कि एक बेटे के लिए कोई अच्छा पद वो मांग सकते हैं, या फिर इसके अलावा? आजाद साहब जी, ये अंडरस्टूड है, लेकिन अगर लालू जी में दूरदर्शिता होगी, ऐसे तो ये चुनाव का नतीजा बता रहा है कि लालू बहुत दूरदर्शी है, तो अभी फिलहाल अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन पटना में जो होर्डिंग लगा है वो नीतीश के साथ इनके एक बेटे जो है साथ है। वो ये ऐसे ही साथ है कि जैसे उनके साथ सुशील मोदी हुआ करते थे, जहां नीतीश कुमार होते थे वहां सुशील मोदी होते थे। तो एक संदेश तो ये दे दिया गया है कि नीतीश कुमार के साथ अगर कोई होंगे तो उनको एक बेटा और वो होंगे, उनकी तस्वीर बजाते डाल देगी। ये अलग बात है कि 20 तारीख को वो शपथ ग्रहण उप मुख्यमंत्री का करे या ना करे। और दूसरी चीज, इसकी प्रबल संभावना यह है कि लालू प्रसाद इस बार 80 सीट जीतने के बावजूद जो 5 वाला फॉर्मूला है उस पर वो अमल नहीं कर रहे। वो अपने लोगों को कम मंत्री बना रहे हैं, इसलिए कि उनका अपना अनुभव रहा है कि जब लोग मंत्री बन जाते हैं तो उनके बराबर में मतलब उनका रुतबा बढ़ जाता है, और उसका फायदा पार्टी को कभी नहीं मिला। तो इसलिए कि पार्टी जब भी जीती है तो लालू प्रसाद यादव के सहारे जीती है, उनकी नैया आरजेडी के सहारे लगी है, किसी व्यक्ति या कोई मिनिस्टर या किसी एमएलए के सहारे नहीं लगी है। तो ये अनुभव का वो फायदा लेंगे और नीतीश को ज्यादा देंगे कि तुम अपने मंत्री जेडीयू से ज्यादा लो,
हमारे बेटा को मुख्यमंत्री बनाओ और हमारे, लेकिन रिमोट कंट्रोल जो है लालू जी के पास रहेगा। बिल्कुल, ये अंदेशा तो जताया जा सकता है। त्रिपाठी जी, बहरहाल अगर यहाँ बात करें कांग्रेस की, अच्छी खासी सीटें जीती हैं, उम्मीद से परे कहीं ना कहीं जीती हैं, क्योंकि अपना अस्तित्व एक तरह से खो चुकी थी कांग्रेस बिहार में, लेकिन फिर भी सीटें काफी अच्छी मिली हैं। आपको लगता है कि यहाँ अब जो कांग्रेस है उसका रुख भी कुछ इसी तरफ होगा कि हमें ये मंत्री पद चाहिए या इस तरह की ये बात? मुझे लगता है कि ये तीनों पार्टियों की, चाहे लालू की बात हो या ये पहले से ही कहीं ना कहीं तैयारी में था कि अभी जब भी अगर झगड़ा होना होता तो टिकट बंटवारे में हो सकता था, उसके बाद हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने बड़ी एकता दिखाई। अब इन लोगों को ये लग रहा है कि बिहार का चुनाव आगे की हमारा भविष्य तय कर रहा है। इनको ऐसा लगता है, चाहे लालू जी हो और चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, इनमें कांग्रेस में भी आत्मविश्वास बढ़ा है। इनको लग रहा है कि 2019 अब हमारा है। तो अब ये जो बिहार के चुनाव में अगर मान लीजिए अगर लालू का लड़का हो जाता है मुख्यमंत्री तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे मान, और नीतीश बना भी सकते हैं उसको। तो मुझे लगता है कि ये जो बड़े नेता है, चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश हो और चाहे राहुल गांधी हो, अब इनका दृष्टि जो है वो 2019 पर है। और उसके उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो 2017 में चुनाव है उसका असर भी सेंटर में पड़ने वाला है। तो ये लोग अब राष्ट्रीय एकता के लिए, महागठबंधन की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास करेंगे और छोटे मोटे जो मुद्दे हैं सरकार के, चाहे चलाने के मुद्दे हों, वो सब मतलब वो उस पर ध्यान नहीं देंगे लोग। लतीफ जी, वाकई आपको लगता है कि अब जो महागठबंधन की जीत हुई है, खासकर अगर यहाँ कांग्रेस की बात की जाए, अपना अस्तित्व खो चुकी जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब और राज्यों में भी चुनाव होने हैं, क्या ये जीत जो है ये सुनिश्चित कर रही है आगे आने वाले वक्त में भी जीत? कांग्रेस को इस चुनाव में बहुत फायदा हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चाहे वो गठबंधन में होने की वजह से हुआ हो, और इससे ये कांग्रेस को बूस्टअप मिलेगा और राज्यों में। असम में सबसे पहले शायद असम में चुनाव होंगे, तो असम में अभी भी कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, लेकिन यहाँ सुना ये जा रहा है कि बीजेपी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब जो बिहार के नतीजों की वजह से बीजेपी को वहाँ भी झटका लगा है। वहाँ उतनी तैयारी, अब उतनी जोर शोर से तैयारी नहीं कर सकती, उतनी उत्साह से तैयारी नहीं कर पाएगी। तो वहाँ कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, मतलब फायदा इस सेंस में मिल सकता है कि कांग्रेस ने बिहार में बहुत अच्छा किया है जाहिर तौर पर। लेकिन अगर आज़ाद साहब बात की जाए, जैसे मैंने अभी भी जिक्र किया कि बीजेपी को तो इसका खामियाजा भुगतना होगा, जो हार हुई है, जो भी और जिन वजहों से हार हुई है, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में जो अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर भी खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन जैसे अगर बात की जाए अन्य राजनीतिक दलों की, तो आपको लगता है कि वहां उनके लिए रास्ते जो है वो थोड़े आसान हो गए हैं? मतलब आप आने वाले विधानसभा चुनाव, आने वाले राज्यों में जो और चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव जो होने, तो उनमें किनका, बीजेपी या नहीं, महागठबंधन की मैं बात करूं। बीजेपी तो जैसे देखिए जिस तरह से हार देखी है बीजेपी ने, जाहिर तौर पर गठबंधन जो है, लालू जी जो भी कह ले, अभी तो एक जब आदमी को जीतता उत्साह होता है तो बहुत कुछ होता है, उसमें एक ताजगी होती है। जैसे आप राहुल गांधी का अब जो बयान देंगे, जो तेवर आपने देखा, जो ट्वीट किया, जिस अंदाज से बोले, अगर वो वही अंदाज बिहार इलेक्शन में रहता तो 2-4 सीट और मिल जाती। और आपको ये हैरत होगी कि इन लोगों ने कहा कि एनडीए में चट्टानी एकता, सॉरी यूपीए में चट्टानी एकता थी, महागठबंधन में चट्टानी एकता नहीं थी। राहुल गांधी के कई फंक्शन में लालू यादव नहीं गए, उन्होंने अपने बेटे को भेज के ये जता दिया कि देखो हम तुमसे नाराज है, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव पर जब ये शिकंजा कस रहा था, उनकी सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता जाने वाली थी, उसी बीच में जब ऑडियंस इसके लिए पारित किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए राहुल गांधी, ऑडियंस को लिया और कहा कि इसको ये फाड़ के फेंकने के लायक है। उस दिन से लालू यादव जो है वो राहुल गांधी से बहुत नाराज थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। वो इतने लाचार, इतने विवश थे कि उनका कहीं कुछ बार्गेनिंग पोजीशन नहीं थी, वो कुछ बार्गेनिंग कर नहीं सकते थे, अपनी व्यथा किसी को कह नहीं सकते थे। और नतीजा ये हुआ कि वो उनके बिहार चुनाव में भी देखा। लेकिन ये सारी जो जीत है वो कोई अंत भला तो सब भले वाली कहावत यहाँ पर सही हो गई कि लास्ट में आप जीत गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि जो जीता वो सिकंदर, जो है उनको मोदी ने बना दिया, यामी शाह ने बनाया। लालू जी की ये दरिया दिली ये है कि कांग्रेस को उन्होंने 40-41 सीटें दी, ये बड़ी बात है। 40-41 सीटें दी और उसमें देखा जाए और स्ट्राइक रेट देखिए ना, 40 में से 27 सीटें जीत गए। वो तो खैर
मिला जुला वोट सबको मिला ना, इसी वजह से। चलिए त्रिपाठी जी, क्या आपको वाकई लग रहा है कि बीजेपी की जो जमीन है वो अब कमजोर पड़ने लगी है? क्योंकि अगर एक बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का माना जाता है, चाहे चुनाव में इस्तेमाल हो उसका या विकास के मुद्दों को लेकर देश को एक अच्छा, कह लीजिए कि अच्छा एक फ्रेम दिखाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन अब जो है वो लोकप्रियता जो है नरेंद्र मोदी की भी घटती चली जा रही है। ब्रिटेन एक बड़ा एग्जाम्पल है, जाना है अभी, लेकिन वहां पर अभी से विरोध शुरू हो गया है। मेरा मानना है कि कुछ असर तो पड़ेगा, कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार का चुनाव जो है ऐसा लग रहा था कि पूरे देश का चुनाव है और इस पर पूरी दुनिया की नजर थी, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे कहीं भी आप देखिए, सारे लोग जो है इसको देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस पर इसका तो असर पड़ेगा, चाहे वो इंग्लैंड जा रहे हो, चाहे उसके आगे आने वाले देशों में कई जगह जाएंगे, उसका तो फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात, एक जो माहौल बना था कि इससे इन्वेस्टर्स आएंगे भारत में, उसके इनकी लोकप्रियता पर असर पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि अभी इस तरह का आकलन कर लेना कि अब 2019 या जो उनकी लोकप्रियता है वो आगे के चुनाव में कम हो जाएगी या देश के लिए ये कुछ कर नहीं पाएंगे, ये अभी थोड़ा जल्दी है कहना। मेरा मानना है कि बीजेपी के पास अगर अभी से मोदी जी अपने कामों को जो उन्होंने वायदे किए हैं उसके लिए अगर कोशिश करें, काला धन की बात जो अभी आजाद जी ने कहा वो वापस लाने की कोशिश हो, और जो महंगाई पर नियंत्रित हो। अभी तो यही लोग कह रहे थे ना, दाल की कीमत 200 रुपए पर, तो यानी कि ये कहना चाहिए कि बीजेपी अगर अभी से संभल जाए तो शायद रास्ता आसान हो जाएगा, वरना शायद आसान हो जाए। बीजेपी एक शेख अकबर इलाहाबादी का अगर वो अमल में ला दे कि अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि मैं कहता हूँ हिंदू और मुसलमानों से अपनी अपनी रविश पर नेक रहो, लड़ो मौजों की तरह पर एक रहो। बिल्कुल 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 सही, क्या खूब। चलिए, लेकिन वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं अब नजरअंदाज की जा रही है, और जिस तरह से बीजेपी की नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में भी आ गई हैं। बहरहाल यहाँ पर हम बात करें अन्य राज्यों की, यहाँ तो मुलायम ने दामन छोड़ दिया। अगर बात करें आजाद साहब, मुलायम ने दामन छोड़ दिया महागठबंधन का। अब ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो क्या लगता है आपको, क्या एकजुटता जो दिखाई, एक तरह से कई लोग कह रहे थे कि अंदरखाने बात यह है कि शायद केंद्र सरकार के कहने से उन्होंने इस महागठबंधन से अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में किस तरह के राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं वहां पर? देखिए, वहां दो समीकरण है। हाँ। अगर महागठबंधन से सबक ले, जिस तरह लालू यादव और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था ये दोनों कभी नहीं मिल सकते, लेकिन वो मिले। इसलिए कि राजनीति में कहा गया है कि स्थिरता नाम की कोई चीज नहीं होती है। वही चीज अगर मायावती, मुलायम सिंह को ये लगने लगे कि आप हमारे पैर खिसकने लगे हैं, और मायावती को लगने लगे कि मेरा वजूद जो है जो जीरो पर सिमट गया है लोकसभा में वो खतरे में है, तो फिर मुलायम सिंह से वो दोस्ती कर सकते हैं। और जब माया और मुलायम अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर जो वो जातीय समीकरण और वोटों का जो है गणित वो फिर गोटी बैठेगी। फिर बीजेपी कुछ भी कर ले, चाहे वो अयोध्या का मामला उठा ले या वहां मंदिर ही बना दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये इसके लिए ये तुरुप का एक पत्ता जो है वो देखा जा सकता है अभी आने वाले। जहां तक ये बात है कि वहां नीतीश कुमार और लालू गठबंधन का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो गठबंधन बना ले, मोर्चा बना ले, अगर मुलायम के खिलाफ भी बना ले तो फिर क्या करेंगे कि मुलायम सिंह और बीजेपी एक हो जाएगी, चाहे वो चुनाव के बाद हो जाए या पहले हो जाए, फिर उनकी सरकार जो है, और ऐसा प्रयोग हो चुका है, 2.5 साल का प्रयोग बीजेपी का। किस बात की संभावना थोड़ी ज्यादा जताई जाए आजाद साहब? देखिए, दो संभावना, मुलायम सिंह कितने डरते हैं ये 17 में है, ये 2-4 महीने के बाद से पता चलेगा। मुलायम सिंह का बीजेपी से भी मिलने की संभावना है। उसकी बात है कि वो उनका आय से अधिक संपत्ति का मामला की तलवार लटक रही है, और यही वजह थी कि वो मुलायम सिंह जो है अपने समधी से अलग हुए। वो बीजेपी जो एक सीबीआई होता है जिसको कहा सरकार का तोता कहा जाता है, वो भी जो है सरकार का तोता, वो जिसको बीजेपी बोलते थे, अब वो तोता उनके पास है, और उस तोते का डर जिनको दिखाएंगे वो उनकी मजबूरी होगी कि या तो बीजेपी के साथ मोदी से आंख में आंख मिला के झगड़ा करे या उनको स्वीकार कर ले, उनका प्रभुत्व स्वीकार कर ले कि वो जिस तरह का इशारा करे उस पर अमल करना शुरू कर। चलिए त्रिपाठी, इसमें उत्तर प्रदेश के मामले में मैं इसमें कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सिनारियो कुछ अलग है। जो बिहार है वो उत्तर प्रदेश नहीं है। वहां पर वो अलग अलग जातियों का समीकरण जैसे बिहार में काम किया वहां नहीं करेगा, क्योंकि वहां जो है दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक समाजवादी पार्टी और एक बहुजन समाजवादी पार्टी। इसमें पिछले 2007 से यही रहा है कि समाजवादी बीएसपी आई, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी आई। अब समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया, जो अभी चुनाव में जिस तरह से बिहार में उन्होंने किया मुलायम सिंह जी ने, अब वहां का मुसलमान वोटर जो है उनसे उसका मोह भंग हो गया है।
और रही बात बीजेपी के साथ भी है, बीजेपी वहाँ 48 सीटें हैं अभी उसके साथ अभी कुछ ऐसा नहीं कर रही है बीजेपी जिससे वहाँ की जो पब्लिक है उसको एक वोट देना शुरू करे या उसके बारे में सोचना शुरू करे। तो हमें मेरा लगता है कि अगर वहाँ गठबंधन होगा तो जैसे अभी आजाद जी ने कहा कि संभव है कि मुलायम सिंह और मायावती एक हो जाए, ये अभी संभव नहीं लगता है मुझे राजनीतिक उसमें, और ये कभी एक नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी कांग्रेस से समझौता कर सकती है, अजीत सिंह से समझौता कर सकती है और सरकार बना लेगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो स्थितियां बनी है, मुझे लगता है कि अभी जो एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे उसके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, मुलायम सिंह की स्थिति हो, जिस तरह से उन्होंने बिहार में जाकर के बीजेपी की मदद की, उसे इस तरह से लगता है कि अब जो है न बीजेपी वहां आने की संभावना है, न बीजेपी और न मुलायम सिंह, ये मायावती की सरकार वहां बन सकती है। चलिए, जो अभी की आज की स्थिति है। जी लतीफ साहब, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में कोई भी बात करना जल्दबाजी जी बिल्कुल ठीक है। सन 2017 में शायद चुनाव एक ही साल रह गया, एक साल रह गया केवल, एक साल रह गया। एक साल में तो अभी 6 महीने के बाद हंगामा शुरू हो जाएगा वहाँ, तो चुनाव के बाद तो इससे पहले जो है वहाँ ये आसाम में चुनाव होना है, बंगाल में चुनाव होना है, पांडिचेरी में चुनाव होना है, तो पहले यहाँ क्या रहेगा उसके बाद ही फिर वेस्ट बंगाल में बीजेपी का कोई बहुत स्टेक नहीं है, असम में कोई स्टेक नहीं है, कांग्रेस वहाँ मजबूती प्रदर्शित कर सकती है क्योंकि कॉन्फिडेंस उसमें आया है। और जो है स्टेक जो था वो ज्यादा स्टेक उत्तर प्रदेश में है, और चुनाव हारने के तुरंत बाद बिहार में मोदी ने कह दिया स्ट्रेटजी बनाई। अभी कल की जो मीटिंग हुई उसमें कह दिया कि उत्तर प्रदेश के लिए अभी से स्ट्रेटजी बनाई। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बिहार के चुनाव के तुरंत बाद ऑन हो गया है। सारी पार्टियां अभी स्थानीय चुनाव, जाहिर सी बात है कि जो समीक्षा बैठक चल रही है इसमें भी कहीं ना कहीं इस पर भी रणनीति आगे तय करने की बात हुई होगी, और हुई भी होगी रणनीति तय, लेकिन इसका खुलासा बहरहाल अभी नहीं कर रही होगी बीजेपी। चलिए, वक्त चूंकि हमारे पास बहुत ही कम है, मैं बहुत कम शब्दों में आप सभी की टिप्पणी चाहती हूँ। आजाद जी, आपसे शुरू कर रहे हैं। जी बहुत कम शब्दों में इस पूरे मसले को लेकर। हाँ, इस पूरे मसले में जाहिर सी बात है कि बीजेपी मंथन कर रही है, और मंथन में मीडिया के सामने आए ने अपनी जहां जहां चूक हुई है उसको वो स्वीकार भी करेगी। जैसे आज बीजेपी के सांसद भोला सिंह ने प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट हमला किया, अब तक हमला नहीं हुआ था, और उनके एक और एमपी जो है उन्होंने जो है हमला आरएसएस पर संघ पर हमला किया, जो अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ये दोनों पर हमला करना, नरेंद्र मोदी पर और संघ पर हमला करना जो है ये बहुत ही मतलब हिम्मत की बात है। और ये बात भी है कि अब जो है उनके अंदर खुद जो है एक धड़ा जो है वो मजबूती के साथ अपनी बात पेश कर रहा है कि भैया अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, फिर जहां से चले थे फिर वहां कहीं वहीं पर पहुंच जाएंगे। चलिए त्रिपाठी जी, मेरा मानना है कि बीजेपी को जो है अब अपने को बदलना पड़ेगा। अभी 1.5 साल तक, 1.25 साल, 1.5 साल हो गया, केंद्र में उनकी सरकार है। कार्यकर्ताओं को ये दिखाना होगा कि उनके लिए काम करेंगे ये, या और जनता के लिए काम करेंगे, गरीब जो महंगाई है उसके लिए काम करेंगे। इनके पास ये अवसर है। और दूसरी बात, ये अपनी खुद समीक्षा करें कि जो कार्यशैली है, चाहे वो मोदी को चाहे अमित शाह की हो, वो कार्यशैली में जो अहंकार का जो इनपुट आता है वो सिर्फ चीज़ों को बदल करके सबको गले लगा कर सबको एक साथ करके आगे बढ़ेंगे, तब इनको कामयाबी मिलेगी। चलिए, कामयाबी तब मिलेगी जब पूरी तरह से ये तरीके से समीक्षा करेंगे और फिर उस समीक्षा पर जो माइनस पॉइंट होंगे उन पर काम करेंगे। लतीफ साहब जी, मैं ये त्रिपाठी जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन ये है कि इसमें संगठन में परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर ये कार्यकर्ताओं की बात करेंगे या और दूसरी चीजों की बात करेंगे तो वो तो सब ठीक है, लेकिन संगठन जो है ना उसमें ऊपर से नीचे तक महासचिव बदलना या जहाँ तक कि अध्यक्ष बदलना ये बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि बिहार की हार बहुत बुरी हार हुई है, ये छोटी मोटी हार नहीं है। दिल्ली छोटी स्टेट थी, चलो पचा लिया उन्होंने, लेकिन बिहार की हार को इनको अगर मतलब मेरा मतलब कहना है कि बड़े स्तर पर इनको परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो बड़े स्तर पर परिवर्तन यहाँ करने की जरूरत है। अगर वो परिवर्तन नहीं किए जाएंगे तो इसके अलावा ये इनको मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को अपने कैबिनेट में भी काफी चेंज करना होगा। किस तरह की चेंजिंग्स करनी चाहिए? जैसा कि अब कई जगह का अभी कुछ बात यहाँ उठी थी कि असम में इलेक्शन होंगे, तो असम के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए शायद वहां से कोई 1-2 लोगों को मिनिस्ट्री में लिया जाए। इस तरह से हालांकि वहां के लोगों के काम करने की बातचीत, वहां के लोगों के लिए काम करने की बातचीत पहले भी नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इस तरह की तमाम बातें बिहार में बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, उत्तर प्रदेश में काफी लोग हैं कैबिनेट में, तो थोड़ा सा और राज्यों का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा चेहरा बीजेपी का अलग नजर आए जाहिर तौर पर, और ये होना भी बहुत जरूरी है, वरना बीजेपी अपना अस्तित्व जो है वो खो देगी। ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है, ये अंदेशा जरूर है, क्योंकि वैसे भी, और मैं त्रिपाठी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अभी भी अगर बीजेपी काम करना
तरीके से शुरू कर दे तो शायद जो खराब हो रही है छवि, जो धूमिल हो रही है छवि, वो शायद कहीं ना कहीं सही हो जाए और लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज आए। बहरहाल आप सभी ने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चर्चा में हमने आज बात की है बीजेपी की हार की, आखिर बीजेपी क्यों हारी। हालांकि बीजेपी खुद अपने भीतर मंथन कर रही है, अपनी पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई है, मंत्री लोगों की बैठक हुई है, संसदीय बोर्ड की बैठक जिसे कहा जा रहा है उनकी बैठक हुई है और बातचीत हुई है, हार की समीक्षा हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हार की समीक्षा के साथ साथ जो भी कमियां हैं उन पर काम करने की जरूरत बीजेपी को जरूर है। बिहार में हुई हार से सबक लेकर आगे बढ़ने की अब जरूरत बीजेपी को जरूर है। न्यूज लाइन में इतना ही, आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।